जय हिंद आप सभी को। शुरू करते हैं आज की साइंस की क्लास, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन के एमसीक्यू की जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ में आप उनको समझते चलिएगा। जितनी भी आपको क्लास करवाई जा रही है, अभी हाल ही में आपका एग्जाम है, तो आप उनके जो अगर आपने अभी तक क्लास नहीं की है तो सभी जो साइंस की क्लास है, जिसमें मैराथन क्लास भी है, कुछ 40 क्वेश्चन की, कुछ 50 क्वेश्चन की, यानी कि मिक्स क्वेश्चन के साथ आपके इसमें जो साइंस की क्लास डाली गई है, तो आप उनको भी देख सकते हो और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की साइंस की क्लास, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि परमाणु सिद्धांत जो है उसकी खोज किसने की थी। परमाणु सिद्धांत की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो सबसे पहले यहां ऑप्शन ए में दे रखा है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी में है मैरी क्यूरी, सी में है अल्बर्ट आइंस्टीन और डी में है जॉन डाल्टन। ठीक है ना। तो यहां पर जो सही ऑप्शन रहेगा वो जॉन डाल्टन रहेगा। डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किससे था? परमाणु सिद्धांत से था। ठीक है। तो डाल्टन का सिद्धांत है, इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें बेंजामिन फ्रैंकलिन की, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस चीज के बारे में आविष्कार किया था? एक तो तड़ित चालक के बारे में है। किसमें है? तड़ित चालक। तड़ित चालक का अगर आविष्कार किया था तो किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और एक इसने आवेश के बारे में बताया था कि आवेश क्या है, दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वहीं पर हम बात करते हैं मैरी क्यूरी की, तो मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की। किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज करने वाले जो है वो मैरी क्यूरी थे। और इनका नाम जो है, इनकी एक मतलब पेरे क्यूरी है, उन्होंने कृत्रिम रेडियम की खोज की थी। वहीं पर अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर बात करें तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, और डाल्टन की अगर बात करें तो क्या है? परमाणु सिद्धांत का खोज करने वाले थे। वहीं पर अगला जो क्वेश्चन रहेगा, टीबी रोग है, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो रोग किसकी वजह से होता है? व्हाट कॉज ट्यूबरकुलोसिस? तो ये वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, कवक से होता है या मच्छर से होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा, क्षय रोग है, तो ये इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। टीबी रोग जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है ना। टीबी रोग जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और दूसरा ये किसको हानि पहुंचाता है? फेफड़ों को हानि पहुंचाता है। टीबी रोग जब होता है ना, तो कौन सा भाग जो है शरीर का वो प्रभावित होता है? तो फेफड़ा जो है टीबी रोग में प्रभावित होते हैं। उसके बाद में जो कवक है, कवक से होने वाले जैसे आपका रिंग गार्ड है, ठीक है ना, दाद की अगर बात की जाए, दाद वगैरह अगर बात की जाए, तो ये किससे होने वाला है? फंगस से होने वाला रोग है। और मच्छर से होने वाले रोग कौन से हैं? मलेरिया और डेंगू। कौन से हैं? मलेरिया और डेंगू रोग जो है वो किससे होने वाले हैं? मच्छर से होने वाले हैं। वहीं पर अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? जैसे जुकाम है, ठीक है ना, हल्की खांसी है, तो ये सारे किससे है? वायरस से होने वाले रोग कहे जाएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी चीज पर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मान के चलिएगा जब आपका प्रेशर है तो खाना उसमें जल्दी पक जाता है। क्यों पक जाता है? कि दाब बढ़ने से क्वथनांक भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन रहेगा, दाब के बढ़ने से तरल पदार्थ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि जब पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना चाहिए, वो क्या होता है? 120-30 के मान के चलिएगा, उसके ऊपर डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? बॉयल होगा, यानी कि इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु जिसे तार में आहरण कर सके उसे क्या कहते हैं? कोई एक ऐसी वस्तु जिसके खींच कर तारे बनाए जा सके, तो वो कौन सी होती है? तन्य धातु होती है। वो क्या होती है? तन्य धातु होती है, जिनको खींच कर या पीट कर किसके रूप में लगाया जा सकता है? तार के रूप में ले जाया जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु का जो रासायनिक जो गुण है वो किस पर निर्भर करेगा? उसकी वैलेंसी से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी में परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, या इनमें से कोई नहीं। रासायनिक गुण मतलब है कि वो कितना रिएक्टिव है, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, या उसका कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो करने में कितना सक्षम है। तो ये किस पर निर्भर करता है? उसके एटॉमिक नंबर पर, यानी कि परमाणु क्रमांक पर। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। यही बात याद रखना कि रासायनिक जो गुण है वो किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, गोबर गैस में प्राय कौन सी गैस होती है? तो साथ साथ में आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, इसको गैस भी करिएगा कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है, ताकि आपको भी अपनी तैयारी का पता चल सके। गोबर गैस में प्राय कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में है हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर मीथेन।
तो यहाँ पर अगर गोबर गैस की अगर बात की जाए, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है या गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। और मीथेन को किस गैस के नाम से भी जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। तो ये मीथेन गैस होगी गोबर गैस का मुख्य घटक। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, स्टेनलेस स्टील एक धातु है जबकि हवा, स्टेनलेस स्टील क्या है? एक धातु है। और हवा क्या है? तो हवा क्या एक गैस है या फिर एक मिक्सर है या फिर एक यौगिक मिश्रण है या फिर एक घोल है? तो क्या हो सकता है इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब रहेगा हवा, पानी, दूध। या पानी तो फिर भी एक क्या है? यौगिक है। अगर हवा की बात पूछी जाती है, दूध की बात पूछी जाती है, तो ये सभी क्या है? मिश्रण है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, हवा एक क्या है? मिश्रण है, जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है? कोई ऐसी पदार्थ जो बहुत सारी चीजों को मिलाकर बनाया गया हो या मिलकर बना हो, लेकिन उसमें उनका जो मिलाने का जो रेशो है वो निश्चित नहीं होता, वो कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकता है, तो उसको मिश्रण बोला जाता है। और यौगिक में क्या होता है? जो रेशो है वो क्या होता है? निश्चित होता है। मिश्रण यौगिक में जैसे पानी है, पानी एक यौगिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। लेकिन दूध, हवा में ऐसा कोई निश्चित रेशो नहीं होता। तो सेवंथ जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ को किस माप के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ जो है वो किस चीज को मापता है? वर्षा को मापता है, पानी की गहराई को मापता है, वायु वेग को मापता है या भूकंप को मापता है? तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो यहां पर आ जाएगा आपका कौन सा? भूकंप, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। और कई बार यह भी पूछा जाता है कि भूकंप को किस में मापा जाता है? तो वो किस में मापा जाता है? रिएक्टर, ठीक है ना। रिएक्टर जो स्केल होता है उससे मापा जाता है क्या? भूकंप की जो तीव्रता होती है या भूकंप की जो तरंगे होती हैं उनको मापा जाता है। तो यहाँ पर, और पानी की गहराई को अगर मापा जाए तो किससे मापा जाता है भाई? फेथम से। किससे मापा जाता है? फेथम से। और वायु, एयर वेलोसिटी किससे मापी जाती है? वायु का वेग है वो किससे मापा जाता है? तो वायु का वेग मापा जाता है किससे? मैक में। किसमें भाई? मैक में। यानी कि वायु वेग से कोई चीज चलती है तो वो मैक में मापा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए में है आनुवांशिक कोड के लिए, बी में है बोरन के लिए, सी में है हार्मोन के लिए और या डी में है प्रौढ़ता के लिए। तो जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है, उसके लिए सही ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो आनुवांशिकता कूट है उसके लिए किसको जाना जाता है? हरगोविंद सिंह खुराना को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उत्पाद नहीं है? मतलब यहां पर तीन चीजें ऐसी हैं जो कीटों के द्वारा बनाई जाती है और बाकी क्या है? कीट के द्वारा नहीं बनाई जाती। तो अगर हम बात करते हैं निम्न में से कीट उत्पादक, तो ये एक लाख है, ठीक है ना। लाख किससे? जैसे कोई पदार्थ बनते हैं, पिघलता है, लाख हीट के संपर्क में आने से, तो ये भी क्या है? एक कीट के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद अगर शहद की बात करें तो ये भी एक कीट के द्वारा बनाया जाता है। और रेशम की बात करें, ये भी किसके द्वारा है? एक कीट के द्वारा बनाया जाता है। तो यहां पर जो केसर है, सैफरोन, ये एक पौधा होता है और पौधे की क्या होती है? कलियां होती हैं। तो सैफरोन जो है पौधे से प्राप्त होता है, बाकी ये सभी किससे प्राप्त होते हैं? कीट से प्राप्त होते हैं। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी जो है कीट उत्पाद नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस गति नियम को जड़त्व के नियम से जाना जाता है? तो ये बहुत बार करवाया जा चुका है क्वेश्चन। किस नियम को जड़त्व के नियम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भाई न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का जो पहला नियम है वो किससे जाना जाता है? जड़त्व का नियम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के रासायनिक गुण धर्म किस बात पर निर्भर करते हैं? ये फिर आ गया दोबारा क्वेश्चन। तो लेकिन इसमें अब की बार परमाणु क्रमांक नहीं है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक नहीं है भाई, इसमें परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर से क्या मापा जाता है? परमाणु के रासायनिक गुण धर्म का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है। मतलब हम किसी बर्तन के अंदर अगर तरल पदार्थ डालते हैं तो सभी दिशाओं में क्या करता है? समान जो है दबाव प्रेशर डालता है। एक सभी दीवारों पर किसी लिक्विड को अगर हम किसी बर्तन के अंदर डालते हैं तो सभी दीवारों पर क्या करता है? बराबर मात्रा में प्रेशर डालता है। तो ये बात किसकी थी? तो ये बात देने वाले कौन थे? यहां पर जो सही ऑप्शन रहेगा वो होगा पास्कल का नियम।
प्रेशर से संबंधित अगर नियम देने वाला है, हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह काम जो करते हैं वो किसके नियम पर काम करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो सही ऑप्शन उसका बी होगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, मानव की सर्वय प्रास क्या है? यानी कि मानव जो ध्वनि सुन सकता है, ऑडियबल रेंज जो है, ऑडियबल रेंज की अगर बात करें, यानी कि मानव 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियां नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियां को नहीं सुन सकता। तो यहां पर जो सही ऑप्शन रहेगा, मानव जो है ऑप्शन ए 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि जो है वो सुन सकता है। इसको ऑडियबल रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। ऑडियबल रेंज होती है ये। इससे नीचे की जो ध्वनि है वो नहीं सुन सकता, इससे ज्यादा की जो ध्वनि है वो, इससे नीचे की है वो असर्वय बोली जाती है, ठीक है ना, असर्वय। और ये बोली जाती है प्रासर्वय। प्रासर्वय साउंड जो है वो बोली जाती है। तो मानव जो है 20 से 20,000 की ध्वनि सुन सकता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर भूकंप मापने के लिए यंत्र जो है वो कौन सा है? सिस्मोग्राफ है। और किस स्केल पे मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। और लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध का घनत्व। लैक्टोमीटर से दूध। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? नमी। क्या मापा जाता है? हवा में जो नमी है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? लीवर जो है पित्तरस का निर्माण करता है। एक तो आपका ये भी पता होना चाहिए। और पित्तरस का जो रंग है वो कैसा होता है? हरा होता है। तो लीवर का मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर रक्त दबाव का नियंत्रण है। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। पाचन क्रिया, रक्त साफ करना या श्वास नियंत्रण करना। तो यहां पर देखा जाए तो रक्त साफ करना, और ऑप्शन बी भी इसका क्या है? फंक्शनिंग है। क्योंकि लीवर जो है ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। जैसे मान लीजिए आपने अल्कोहल वगैरह अगर ज्यादा ले रहे हो तो लीवर क्या है, उसमें से अल्कोहल अगर की मात्रा ज्यादा है तो आपके ब्लड से अल्कोहल को अलग करने का काम करता है। लेकिन जब एक्सेस अमाउंट हो जाती है तो लीवर खुद ही खराब हो जाता है, वो ज्यादा उस पर काम नहीं कर पाता। बाकी ये पाचन क्रिया में भी क्या करता है? मदद करता है, क्योंकि ये पित्तरस का निर्माण करता है। और पित्तरस क्या करता है? अम्लीय भोजन को क्या बनाता है? अक्षार बनाता है। तो यहां पर ये दोनों इसके ऑप्शन हो सकते हैं, बी और सी। अगर पेपर में आएगा तो या तो एक आएगा या फिर बी और सी ऑप्शन में दोनों मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल का हिमांक क्या ताप क्या होता है? कई बार आपसे पूछा जाता है कि पारे को जमने से रोकने के लिए उसमें अंदर क्या मिलाया जाता है? तो उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? अल्कोहल को मिलाया जाता है। क्योंकि पारा क्या है? -30-40 डिग्री पर क्या हो जाता है? जम जाता है। अगर हम उसमें अल्कोहल मिला देते हैं तो वो उसका जो हिमांक जो है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। तो यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट इस अल्कोहल का कितना है? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। -140 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा इसका हिमांक बिंदु किसका? अल्कोहल का। अगला है, ताप का सर्वाधिक सुचालक कौन सा है? किसके अंदर से हीट जो है वो ज्यादा ट्रांसफर होती है? ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी या लोहा। तो इसके लिए सही ऑप्शन आपका रहेगा चांदी। चांदी जो है हीट का या ताप का सबसे ज्यादा यानी कि ट्रांसफर करने वाला है या सुचालक है। तो सही ऑप्शन है चांदी रहेगा। तो भाई आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं इनके साथ साथ आप लोग इनको लिख भी लीजिएगा। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी को पता है। ऑप्शन ए जो है दूरबीन। दूरबीन का यूज किया जाता है दूर की वस्तु देखने के लिए। और इसमें कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए। टेलीविजन आपको पता है दूरदर्शी, दूर बैठे हुए किसी चीज को देखने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें तो सबसे हल्की धातु इसमें ऑप्शन ए लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम या ओस्मियम। तो यहां पर सबसे भारी धातु का भी ऑप्शन है और सबसे हल्की धातु का भी ऑप्शन है। तो जो सबसे हल्की धातु है वो क्या रहेगी? आपकी लिथियम रहेगी। और यहां पर इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। और यहां पर दी हुई है ओस्मियम। तो ओस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु का अगर नाम ले तो वो कौन सी है? ओस्मियम। उसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे जो हल्की नोबल गैस है, सबसे हल्की नोबल गैस है वो कौन सी है? हीलियम है। सबसे हल्की नोबल गैस हीलियम। और सबसे भारी अगर नोबल गैस की बात की जाए तो रेडॉन है। उसके बाद धातु जो तरल अवस्था में है कौन सी है? पारा। धातु जो तरल अवस्था में है पारा। लेकिन अधातु जो तरल अवस्था में है वो कौन सी होगी भाई? ब्रोमीन। वो धातु होगी ब्रोमीन। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में कुल कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। और सबसे ज्यादा जो इसमें ग्रुप कितने हैं? अगर ग्रुप की बात की जाए तो 18 ग्रुप हैं। और आवर्त की बात की जाए तो 7 आवर्त हैं। 18 ग्रुप, 7 आवर्त और 118 कुल उसमें क्या है? तत्व है। तो ये बात भी आप साथ साथ में याद रखिएगा। तो ये आज के 20 क्वेश्चन यही थे आपके।
इसमें एमसीक्यू भी साथ में है, कुछ आपके साथ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आपसे शेयर किए गए हैं वो भी आप इसमें याद करके रखिएगा। तो हर दिन, हर रोज, हर क्लास कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में क्या है दिक्कत ना हो, क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा सिलेबस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे 15-15, 20-20 क्वेश्चनों को जब याद करोगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, एमसीक्यू की क्लास में, साइंस की, और साथ साथ में हम जीके की भी क्लास अभी इसमें करने वाले हैं। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।